नाम के एक शहर में एक बहुत ही बड़ा कॉलेज था। उस कॉलेज में रुचि नाम की लड़की और श्याम नाम का लड़का दोनों पढ़ते थे। वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन कॉलेज में डांस का कंपटीशन होता है। लड़के और लड़कियां दोनों जमकर नाच रहे होते हैं। रुचि श्याम से बोलती है, इस बार के डांस कंपटीशन में तो लड़कियां ही जीतेंगी। दूर के सपने और ढोल दोनों ही सुहावने होते हैं। लड़कियों के बस की है क्या कुछ? अरे लड़के ही जीतेंगे। तभी उन दोनों की सहेली शालू वहां आती है और बोलती है, तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? जो भी बेस्ट होगा वो जीत जाएगा। तभी श्याम वहां से चला जाता है और शालू रुचि से बोलती है, हाय, ये श्याम भी ना बिल्कुल किशन कन्हैया है। कितना स्मार्ट है, मेरी तो नजर ही नहीं हटती इस पर से। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। तू भी शालू कुछ भी बोलती है। श्याम अच्छा लड़का है और शरीफ भी है। तो मैं कौन सी गुंडी हूँ? तू तो पागल है। शादी कर ले उससे, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा तुझे दोबारा। वैसे भी तुम दोनों तो ऐसे ही लड़ते हो जैसे कोई पति पत्नी हो। तू भी ना, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। चल मैं तो चली, तू ही देख ये डांस। रुचि शालू की बात सुनकर शर्मा जाती है और वहां से चली जाती है। उधर उन सब की बात कॉलेज की छत पर बैठी एक चुड़ैल सुन रही होती है। अरे वाह, क्या मस्त जिंदगी है इन कॉलेज के बच्चों की। क्यों ना मैं भी थोड़े से मजे ले लूं इस जिंदगी के। ऐसा कहकर चुड़ैल छत से नीचे उतरती है और एक सुंदर सी लड़की का रूप बदल लेती है और कॉलेज में घूमने लगती है। वो इतनी सुंदर होती है कि सभी लड़के उसे देखने लगते हैं। अरे भाई, वो देख क्या माल है भाई, एकदम जहर है यार। इसी लड़की तो मैंने फिल्मों में भी ना देखी। कतई जहर है भाई, जहर। सही कह रहा है छोटे तू, एकदम रात चिखाइए तो। अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो जिंदगी बन जाए। लेकिन वो लड़की किसी को भी भाव नहीं देती और दूर खड़े श्याम के पास जाती है। श्याम उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। लड़की हंसती है और बोलती है, आप मुझे ऐसे मुंह खोल करके क्यों देख रहे हैं? कहीं आपके मुंह में मक्खी ना घुस जाए। नहीं जी नहीं, वो मैं तो ऐसे ही। वैसे क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कल्पना है और मैं इस कॉलेज में न्यू एडमिशन हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम है। वैसे जैसा आपका नाम है वैसे ही आप किसी की कल्पना के समान सुंदर हो। बहुत फ्लर्ट करते हो आप। और बाकी ऐसी भी कोई सुंदर नहीं हो। वैसे क्या आप मेरे साथ दोस्ती करोगे? अरे ये भी कोई कहने की बात है? कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की के साथ तो कोई भी दोस्ती करेगा। ऐसा कहकर श्याम और कल्पना दोस्त बन जाते हैं और कॉलेज में हो रहा डांस कंपटीशन देखने लगते हैं। अगले दिन श्याम रुचि से कल्पना को मिलवाता है। रुचि, ये कल्पना है, हमारे ग्रुप की नई मेंबर है ना? कमाल की सुंदर। बोलो। श्याम की बात पर रुचि को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, इतनी भी कोई खूबसूरत नहीं है। वैसे तुम बोल रहे हो तो मैं इससे दोस्ती कर लेती हूँ। फिर इसके बाद श्याम और कल्पना साथ ही रहने लगते हैं। कल्पना भी दिन में तो लड़की बन के रहती और रात होते ही चुड़ैल बनकर गायब हो जाती। उधर श्याम ने भी कल्पना के कारण रुचि से मिलना जुलना कम कर दिया था, जिसके कारण रुचि उदास रहने लगी थी। एक दिन रुचि उदास बैठी होती है, तभी उसकी सहेली शालू वहां आती है। अरे रुचि, क्या हुआ? उदास क्यों है? श्याम से लड़ाई हो गई क्या? वैसे श्याम भी नहीं दिख रहा कई दिनों से। क्या हुआ? रुचि को शालू की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, मैं कोई श्याम की असिस्टेंट हूँ जो मुझे पता रहे कि कहाँ है वो? अरे आना है तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए। लगता है मैडम नाराज हैं। चलो तो बताओ क्या हुआ, मुझे सच में कुछ नहीं पता। फिर रुचि शालू को श्याम और कल्पना के बारे में सारी बात बताती है, जिसे सुनकर शालू बोलती है, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि श्याम से बात कर ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगत, अब भी कह रही हूँ, अगर उससे प्यार करती है तो जल्दी से उसे बता दे, कहीं देर ना हो जाए। फिर शालू के कहने पर रुचि श्याम से बात करने को तैयार हो जाती है।
अगले दिन श्याम रुचि के पास आता है। इससे पहले कि रुचि श्याम को कुछ बोलती, श्याम रुचि से बोलता है। रुचि, मुझे लगता है मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया है, कल्पना के रूप में। क्या तुम मेरी मदद करोगी उससे अपने प्यार का इजहार करने में? श्याम की ये बात सुनकर रुचि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, हाँ, क्यों नहीं श्याम, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारी मदद भला मैं क्यों नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे बारे में कल्पना से ज़रूर बात करूँगी, लेकिन अभी मुझे ज़रा ज़रूरी काम से जाना है, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर रुचि वहाँ से चली जाती है और अगले दिन शालू को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर शालू बोलती है, तू तो बहुत भोली है रुचि। वो कल्पना तेरे प्यार को तुझसे छीन रही है और तू उसी की मदद कर रही है। इतनी भी भोली मत बन। अगर तुझे डर लग रहा है तो मैं उस कल्पना से बात करती हूँ। ये कोई डरने की बात नहीं है, बस मैं शाम के चक्कर में उसे कुछ नहीं कहती, नहीं तो मैं तो उसकी चटनी बना दूँ, जो यहाँ वहाँ अपनी अदाएं दिखाए फिरती है। लेकिन मैं अब अपने प्यार को ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं इस कल्पना के जाल से ज़रूर छुड़ाऊंगी। हाँ, सही बोल रही है मेरी भोली सहेली। ये हुई ना शालू वाली बात। अब बस पहले ये तो पता कर ये है कौन और कहाँ से आती है। अगले दिन शालू और रुचि कॉलेज के एडमिशन रूम में जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कल्पना के एडमिशन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। यार, ये लड़की कौन है, इसका पता करना पड़ेगा। इस कॉलेज के रजिस्टर पर तो इसका नाम ही नहीं है। फिर एक दिन शालू और रुचि चुपके से कल्पना का पीछा करने लगते हैं। कल्पना कॉलेज से बाहर निकलती है और एक सुनसान जगह पर जाकर अपना चुड़ैल वाला रूप बदल लेती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है और रूप बदलकर हमारे बीच में रह रही है। अब हम क्या करेंगे, मर गए रे। लेकिन इससे पहले कि शालू और रुचि कुछ समझ पाते, चुड़ैल उनके पास आ जाती है। चलो, अच्छा है तुम दोनों को मेरी असलियत का पता चल गया। वैसे भी मैं उस शाम को अपनी असलियत बताने जा रही थी। उसने वैसे भी मुझे कॉलेज की जिंदगी के पूरे मजे कराए। अब मैं जाने वाली हूँ यहाँ से। नहीं नहीं चुड़ैल, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो श्याम मन ही मन तुम्हें चाहने लगा है और अब तुम यहाँ से जाओगी तो वो टूट जाएगा और बहुत दुखी होगा। तुम ऐसा मत करो। रुचि, मैं कोई इंसान नहीं हूँ और ना ही मुझ में कोई भावनाएं हैं। तुम या तुम्हारा श्याम मुझे नहीं रोक सकता। अब मुझे जाना होगा, मैं जाऊंगी। मैं यहाँ कॉलेज के मजे लेने आई थी सिर्फ। इस बात पर रुचि को गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल को एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है, सही कहा चुड़ैल तूने। तू एक चुड़ैल है लेकिन मैं एक इंसान हूँ, और अगर मेरे शाम को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भले ही तू मरी हुई है, मैं तुझे फिर से जिंदा करके मार दूंगी। चुड़ैल ये सुनकर हैरान हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। उधर रुचि भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रुचि और शालू कॉलेज में बैठी होती है, तभी वहाँ श्याम आता है। उसके साथ कल्पना भी होती है। श्याम को देखते ही रुचि रोने लगती है। हे, अरे रुचि, क्या हुआ? तुम रो रही हो, क्या हुआ? तुम जल्दी से इस कल्पना से दूर हट जाओ। ये एक चुड़ैल है, ये तुम्हें मार डालेगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम हटो जल्दी से इसके पास से। रुचि की बात सुनकर कल्पना चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और श्याम रुचि से बोलता है, रुचि, ये कल्पना कुछ नहीं करेगी। कल रात को ही आकर इसने अपनी असलियत मुझे बता दी। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। श्याम की ये बात सुनकर रुचि चुप हो जाती है। तभी चुड़ैल बोलती है, चलो अब मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे बस अपना फर्ज अदा करना। शीला की बेटी आरुषि का रिश्ता तय हो गया था। लड़के वाले आरुषि को देखकर जा चुके थे। लड़के की बहन ने अभी तक आरुषि को नहीं देखा था, क्योंकि वो अपने पति के साथ केरल में रहती थी और उसके पति को छुट्टियां नहीं मिली। इसी कारण सगाई का फंक्शन अब हो रहा था। सगाई से 2 दिन पहले वे दोनों आरुषि को मिलने आ रहे थे। अरे फोन छोड़कर मेरी बात सुन लो। हाँ हाँ बोलो। अरे वो आशा का फोन था। प्रशांत का फोन आया था। आरुषि की ननद और नंदोई उसे मिलने आ रहे हैं। वो ननद उसके लिए कोई उपहार लाई है केरल से, तो उसका मन है कि वो सगाई के फंक्शन से पहले एक बार आरुषि से मिल ले। पहले कभी मिली नहीं ना, तो वो शाम को आ रहे हैं। आशा क्या कह रही थी? मम्मी, वो मुझे देविका भाभी के साथ उस ब्यूटी पार्लर तक जाना था जहाँ उनका ब्राइडल मेकअप हुआ था। बहुत अच्छा था उनका मेकअप। मैं सोच रही थी सगाई के फंक्शन के लिए मैं वहीं से रेडी हो जाऊं। तो भाभी की तो जान पहचान है, वो पैसे ठीक लगवा लेंगी। इसीलिए फिर मैंने बुआ जी से कहा कि वो देविका भाभी के साथ आ जाए। पापा, बुआ जी कितनी देर में बोल रही हैं आ जाएंगी?
बोल रही थी कि निकल चुके हैं, रास्ते में ही थी, आने वाली होंगी। तभी आशा और देविका आ जाते हैं। नमस्ते भाभी। नमस्ते मामी जी। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा हुआ भाभी आप आ गए। मैं बस रेडी हो जाऊं, फिर हम दोनों चलते हैं, तब तक आप कुछ खा पी लो। बेटा शाम को तेरे ननद नंदोई ने भी आना है, फिर देर मत कर देना, बात करके जल्दी लौट आना। अच्छा, देविका की वही ननद नंदोई जो केरल रहते हैं? हाँ वही। बहू तुम भी तो केरल की हो ना? जी मामी जी, मम्मी पापा वगैरह केरल में रहते थे, मैं तो दिल्ली में ही पैदा हुई थी। शुरू से दिल्ली में ही रहे हैं मैं और भैया। अभी तो दादाजी दादी जी वहीं रहते हैं, तो कभी कभी जाना होता है। अच्छा, फिर तो भाभी उनकी लैंग्वेज समझ जाएंगी, क्योंकि जीजू भी तो साउथ इंडियन है। जीजू को तो बिल्कुल भी हिंदी ठीक से नहीं आती। प्रशांत बता रहे थे कि वो तो हमेशा अपने घर में तमिल में ही बात करते हैं, बस दीदी के साथ हिंदी में बात करते हैं। मैं चाय बनाती हूँ, फिर तुम लोग टाइम से हो आना, कभी वो लोग आ ना जाए। जब तक ये दोनों बाजार होकर आ रहे हैं मुझे बता देना क्या बनाना है, मैं साथ में बनवा लूंगी। देविका आरुषि के साथ ब्यूटी पार्लर बात करने के लिए चली जाती है। वहीं आरुषि के मोबाइल पर प्रशांत का फोन आ जाता है। हाँ प्रशांत बोलो। हाँ हाँ ओके। हाँ वो मैंने बताया था ना, देविका भाभी आई है तो उनके साथ पार्लर में बात करने आई थी। ठीक है मैं देखती हूँ। क्या हुआ आरुषि, तुम कुछ परेशान हो गई? प्रशांत जी क्या कह रहे थे? वो डिनर के लिए आ रहे हैं ना दीदी जीजू, मम्मी जी पापा जी भी साथ होंगे। जीजू को लेमन राइस खाने की आदत है, तो प्रशांत का मन था कि हम जीजू के लिए डिनर में लेमन राइस बनाएं, क्योंकि जीजू को घर के बने लेमन राइस बहुत पसंद है। पर अच्छा नहीं लगेगा, प्रशांत की दीदी हमारे घर होंगी और वो खुद रसोई में लेमन राइस बनाए। हम में से तो किसी को भी लेमन राइस बनाने नहीं आते। आरुषि तुम्हारे सामने तुम्हारी साउथ इंडियन भाभी खड़ी है, तो तुम चिंता क्यों करती हो? लेमन राइस बनाना तो मेरे लिए चुटकियों का काम है, आखिर मैं भी तो साउथ इंडियन हूँ। अरे हाँ भाभी, मैं तो भूल ही गई थी, आप भी तो साउथ इंडियन हो, आपको तो बहुत अच्छे से लेमन राइस बनाना आता होगा। फिर तो भाभी हमें जल्दी घर चलना चाहिए, ताकि आप लेमन राइस बनाने की तैयारी कर सको। सामान भी तो लेना होगा, क्या क्या चाहिए होता है एक बार बता दो, हम लेते हुए चल लेंगे। देविका और आरुषि रास्ते से लेमन राइस बनाने के लिए जो भी सामग्री की जरूरत होती है वो लेकर घर पहुंचती हैं। अरे ये मूंगफली, उड़द दाल, नींबू, करी पत्ता, ये सब किस लिए? लेमन राइस के लिए मम्मी। प्रशांत जी के जीजू को लेमन राइस की आदत है और हमने तो लेमन राइस कभी बनाया ही नहीं है। फिर मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी भाभी साउथ इंडियन है। देविका भाभी लेमन राइस बना देंगी, इसीलिए हम सामान लेते हुए आए हैं। हाँ देविका बहुत स्वादिष्ट लेमन राइस बनाती है, घर पर भी हमने खाए हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। चिंता मत करो, देविका सब संभाल लेगी। शाम के समय आरुषि के सास ससुर और ननद नंदोई डिनर पर आ जाते हैं। देविका ने बहुत ही बढ़िया लेमन राइस बनाए थे। प्रशांत के जीजू लेमन राइस की बहुत तारीफ करते हैं। आरुषि तुम्हारी भाभी ने लेमन राइस बहुत स्वाद बनाए हैं। थैंक यू दीदी। देविका भाभी साउथ इंडियन फैमिली से ही आई है, तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से ये सब आता है। मैं टेस्ट से ही पहचान गया था कि इन्होंने जो लेमन राइस बनाया है हमारे केरला में ऐसे ही बनता है, तभी स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। थैंक यू जीजू। थैंक यू दीदी। जब भी दामाद जी दिल्ली आते हैं तो मंजू ही लेमन राइस बनाती है। हम लोग भी इसकी शादी के बाद ही लेमन राइस बनाने लगे हैं। हाँ, शादी के बाद जब साउथ इंडियन फैमिली में गई तो बहुत कुछ सीखा वहाँ से बनाना। फिर यहाँ मम्मी भी बनाने लगे, क्योंकि इनको तो साउथ इंडियन खाने की आदत थी। आरुषि के ससुराल वाले डिनर की बहुत तारीफ करते हैं। देविका की वजह से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। उस दिन देविका के हाथों के बने लेमन राइस सभी ने खाए। सबको लेमन राइस इतने पसंद आए कि सब देविका की तारीफ करने लगे। सीमा को काफी दिनों से शक हो रहा था उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। एक दिन वो अपने हस्बैंड का पीछा करती है। उसका हस्बैंड बार के अंदर चला जाता है। सीमा भी बार के अंदर चली जाती है, लेकिन वो उस गर्लफ्रेंड को देख नहीं पाती। उसके बाद सीमा बाहर आ जाती है। हस्बैंड के जाने के बाद सीमा जैसे ही बार के अंदर जाती है, सीमा को एक जैसी 3 लड़कियां नजर आती हैं। सीमा तीनों लड़कियों को देख के कंफ्यूज्ड हो जाती है और सोचने लगती है इन तीनों लड़कियों में से उसके हस्बैंड का अफेयर किस लड़की के साथ होगा। दोस्तों, क्या आप तीनों लड़कियों को देख के अपना जीनियस दिमाग का इस्तेमाल करके बता सकते हो इन तीनों में से किस लड़की के साथ सीमा के हस्बैंड का अफेयर है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों गर्ल्स में से सीमा के हस्बैंड का अफेयर ऑप्शन बी के साथ है। ऑप्शन बी का हेयरबैंड एयरिंग बिल्कुल वैसी है जैसे सीमा ने देखा था। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन बी सिलेक्ट किया था?